हेलो वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। और की हाल चाल। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं आपके सामने खड़ी टीवीएस अपाचे RTR 310 के बारे में। और मैंने इसकी एक शॉट डाली थी जब मेरी इसकी थर्ड सर्विस पूरी हुई थी। और थर्ड सर्विस थोड़ी मेजर सर्विस ही थी क्योंकि इसमें आपको एयर फिल्टर भी चेंज हुआ था, ऑयल इंजन तो चेंज हुआ ही था, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल। बाकी उसमें और भी चीजें चेंज करने को बोल रहे थे, जैसे स्पार्क प्लग और मेरी क्लच की वायर भी चेंज हुई थी उसमें। तो वो चीजें चेंज हुई थी। तो उसका मेरा क्या फीडबैक रहा सर्विस का लेकर, क्योंकि टीवीएस की सर्विस काफी टाइम से मतलब कि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती टीवीएस की सर्विस को। और उनकी जब ये फ्लैगशिप बाइक है, यहाँ सबसे बड़ी बाइक है, तो वो इस बाइक को कैसे सर्विस देते हैं आज इस वीडियो में जानते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ अब तक का। मेरी इस बाइक को 1 साल हो चुका है और उसका क्या ओनरशिप रिव्यू रहा है। बाकी अभी ये ओडोमीटर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं ऑटोमीटर पे आप देख सकते हो, ये रहा 10,233 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। 3 सर्विस इस बाइक की हो चुकी हैं। सो मेरा अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या इस बाइक के अंदर अच्छाइयाँ हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या आपको अभी भी 2025 के अंदर ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, वो आज इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी राइड क्वालिटी की या ड्राइवेबिलिटी की। बाइक के बारे में देख के तो ये माइंड में आता है कि हाँ भाई इसमें वाइब्रेशन है इंजन के अंदर। तो भाई इंजन की बात करूँ तो पावर और परफॉर्मेंस तो इस इंजन के अंदर काफी अच्छी मिलती है, मतलब नो डाउट बहुत ही बढ़िया मिलती है। लेकिन जो दिक्कत थोड़ी बहुत है वो है कि वाइब्रेशन तो मिलती है, हाँ, लेकिन वाइब्रेशन इतनी भी नहीं है कि आप उसको यूज टू ना हो। एक वक्त के साथ आप यूज टू हो जाओगे, लेकिन अगर आप कोई बाइक चलाते हो उससे पहले कि होंडा की या कोई जापानीज मशीन यामाहा जैसी बाइक चला के आए हो और फिर इस पर स्विच करोगे तो आपको बिल्कुल इसमें फील होगा कि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि 7000 RPM के बाद ये काफी ज्यादा वाइब्रेट करती है। आपके हाथों में, आपके फुट पैड्स पर आपको वाइब्रेशन फील होगी। सो ये चीज तो है इस बाइक के अंदर। बाकी एक और चीज जो है इसकी, जो बहुत लोगों को एकदम पसंद आ जाती है, वो है इसके लुक्स। अब लुक्स एक सब्जेक्टिव चीज है क्योंकि बहुत से लोग इस बजट में ना ड्यूक को देखते हैं। हाँ जी, KTM की जो ड्यूक आती है, ड्यूक 390 हो या ड्यूक 250 हो, सो वो बाइक देखते हैं। लेकिन इसके लुक्स ना थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब थोड़े यूनिक से कह सकते हो या थोड़े बिग बल्की बाइक वाले फील आता है। तो जो लेटेस्ट जनरेशन KTM ड्यूक आई है वो अब थोड़ी और कॉम्पैक्ट सी कर दी है। मतलब लुक तो उसके भी काफी ज्यादा भयंकर है, लेकिन वो थोड़ी कॉम्पैक्ट कर दी है। लेकिन इसके लुक्स जो है थोड़े बल्कि से लगते हैं। बहुत से लोग इसको कभी बार मेरे को भी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कि भाई ये कौन सी बाइक है, या फिर कहते हैं तो एकदम कावासाकी Z900 जैसी दिख रही है। बाकी लोग ना इसको मुड़ मुड़ कर भी देखते हैं। मतलब हाँ, आप अगर इस बाइक को लोगे ना तो आपको एक यूनिक सा फील होगा, क्योंकि ये बाइक आपको बहुत कम दिखेगी रोड पर और एक यूनिक डिजाइन के साथ आती है। ओवरऑल पूरा बिग बाइक वाला फील आता है बाइक के अंदर, कहीं से भी किसी भी एंगल से। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ और आकर्षित होते हैं, वो है इसके फीचर्स। हाँ जी, फीचर्स को लेकर भी ये काफी चर्चा में रही है बाइक। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब क्रूज कंट्रोल लो, क्विक शिफ्टर लो, आपकी वेंटिलेटेड सीट्स लो, एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम देखो, बहुत सारे राइडिंग फीचर्स मिल जाते हैं जैसे व्हीली स्टॉप, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल और बहुत सारी चीजें जो कि ड्राइव डायनेमिक्स को इंप्रूव करती हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो गिमिकी कह सकता हूं मैं, और कुछ चीजें फायदेमंद भी हैं। तो फायदेमंद वाले फीचर्स जो हैं वो है क्रूज कंट्रोल जो कि आप अगर लॉन्ग राइड्स करते हो, अगर आप हाईवे पे चलाते हो ज्यादा बाइक, तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहने वाला है। और एक आता है फिर इसका क्विक शिफ्टर। हाँ जी, क्विक शिफ्टर इस बाइक का वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट के अंदर, और अभी तक मुझे लगा नहीं इस सेगमेंट की बाइक में किसी में इससे बेहतर क्विक शिफ्टर आता है। इसके अंदर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, यानी डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट आप कर सकते हो। तो काफी बढ़िया चीज हो जाती है वो तो। और इसमें फिर जो चीजें गिमिक वाले फीचर्स हैं वो हैं इसके, मतलब एक तो वेंटिलेटेड सीट्स। वो वेंटिलेटेड सीट्स तो वैसे मैंने ली ही नहीं थी, मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा था वो वाला पैकेज, क्योंकि वो अलग से पैकेज आता है यार। एक तो वो डायनेमिक किट लो या डायनेमिक प्रो किट लो, वो दोनों किट लोगे ना जब आपको वो चीज मिलेगी। एक किट में वो मिलता है, एक में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। तो वो दोनों ही मिलाकर 40,000-48,000 रुपये हो जाते हैं। तो वो मेरे को लगा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो वो तो मैंने लिया नहीं था। लेकिन वो चीज मेरे को गिमिक भी लगी। वेंटिलेटेड सीट्स का तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने सुना है कि वो जो है ना इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, बस थोड़े टाइम के लिए चलता है, उसके बाद वो फिर बंद हो जाता है। और उसकी आपकी जो सीट की कुशनिंग है ना वो भी ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो वो मजा नहीं आ पाता है उसकी वजह से। तो वो एक चीज गिमिक हो गई है। बाकी एडजस्टेबल सस्पेंशन की बात करें तो आप वो यूज कर सकते हो अगर आप अच्छे से, मतलब उसको यूज करना चाहते हो कि आप ऑफ रोड पे भी जाते हो, आप हाईवे पे भी जाते हो, तो उस हिसाब से ट्यून कर लो। लेकिन वो भी कभी कभार ही यूज होता है। अगर एक डेली राइडर जो अपनी सिटी में चला रहा है तो वो तो एक बार एडजस्ट करेगा और छोड़ देगा, तो उस पर भी पैसा लगाना मेरे हिसाब से मेरे को लगा नहीं कि वर्थ है, तो मैंने नहीं लिया था। और दूसरे फीचर जो आ जाते हैं कि व्हीली कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल और एटसेट्रा, जिस तरह से जो आ जाते हैं कॉर्नरिंग ABS वगैरह, वो फीचर्स भी उन लोगों के लिए ठीक है जो मतलब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बाइक चलाना। मतलब एक सेफ्टी के लिए भी इंप्रूव हो जाते हैं कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो बाइक चलाना तो वो ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। लेकिन वो भी इस सेगमेंट की बाइक के लिए मेरे को लगता है एक गिमिक ही है। वो हैवी बाइक जो होती है 1000 सीसी 600 सीसी, उन बाइकों के लिए काफी यूजफुल होता है क्योंकि उनमें पावर जो होती है ना एकदम रश डिलीवरी होती है, तो उन बाइक के लिए काफी बेटर होती है। तो ये चीज थी फीचर्स के मामले में।
अब बात करते हैं मुद्दे की, जो है सर्विस को लेकर। हाँ जी, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इस बाइक की? तो आफ्टर सेल सर्विस की बात करूँ इस बाइक की, तो उससे मैं थोड़ा सा निराश तो हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी सुना था कि जब मैं बाइक ले रहा था, वैसे मैं प्लान था कि हाँ सर्विस मेरे को इतना अच्छी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो जापानीज यामाहा या होंडा है वो जो सर्विस दे देते हैं, या फिर मतलब इसका ही सिबलिंग बोल लूँ BMW, वो जो सर्विस दे देते हैं वो ये TVS तो नहीं दे पाएगी। सिबलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इंजन सेम लगा हुआ है। सो इसकी जो सर्विस की दिक्कत मुझे जो फेस हुई वो सबसे पहले थी कि वहाँ के जो टेक्नीशियन थे अभी तक उस बाइक के बारे में सीख नहीं पाए। मतलब वो उन्होंने TVS वालों ने ये बाइक बना तो दी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो टेक्नीशियन काम करते हैं ना, उनको अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बाइक के बारे में। सबसे सही बताऊँ तो अभी अब जबकि 1 साल आ चुका है, उसके बाद भी उसमें भी थोड़े बहुत अगर कुछ इशू आ जाता है तो वो अपने सीनियर्स को कॉल करते हैं, उसके बाद फिर वो कॉल करके बात करेंगे, फिर उसके बाद कहीं रिजोल्यूशन मिलता है 1-2 दिन बाद। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ड्रॉबैक लगा। दूसरा बड़ा इशू आ जाता है इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी का। हाँ जी, जो उसके पार्ट्स है ना वो भी नहीं मिल पा रहे हैं अभी मार्केट में। 1 साल से ऊपर हो गया इस बाइक को लॉन्च हुए और अभी तक इसके पार्ट्स नहीं मिले। तो पार्ट्स का अगर जैसे मैं बताऊं तो मैंने 3rd सर्विस करवाई थी लास्ट वाली, तो उसमें ना इसमें एयर फिल्टर भी चेंज होना था 10,000 किलोमीटर पे। तो उस समय ना सर्विस सेंटर के अंदर एयर फिल्टर ही अवेलेबल नहीं था। अब आप खुद सोचो, उस समय एयर फिल्टर ही अवेलेबल नहीं था तो कैसे हो सकता है, कैसे काम चलेगा? अब एयर फिल्टर एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है एक सर्विस के लिए, वो ही अवेलेबल नहीं है 1 साल बाद भी। और दूसरी चीज ये कि मेरा जो ये ना यहाँ पर जो इंडिकेटर है लेफ्ट साइड का वो जलना बंद हो गया है। इंडिकेटर मेरा पीछे वाला जो है ना वो अब जलना बंद हो गया है, मतलब वो खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है किसी चीज से, लेकिन वो वारंटी में है। तो फिलहाल वो भी चेंज होना था मेरा, तो वो भी अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज देखकर काफी बुरा लगता है कि कंपनी के पास अभी तक 1 साल होने वाला है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है TVS के पास। बाकी एक चीज और बताऊं, पार्ट्स की कॉस्टिंग भी भाई बहुत महंगी है। हाँ जी, मेरा ना ये लीवर टूट चुका था, मतलब मेरी जब नई बाइक आई थी जब 1-2 हफ्ते ही हुआ होगा, गली में मोड़ते हुए ही गिर गई थी, तो उसके बाद ये लीवर टूट गया। अब ये कंपनी के अंदर ना मैं लीवर पता करने गया, पहले तो काफी टाइम तक ये लीवर आया ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, जैसे कि बताया मैंने आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का। लेकिन फिर जब ये अवेलेबल हुआ ना तो पता इसकी कॉस्टिंग क्या होगी? आप इसकी जज करो कॉस्टिंग कितनी होगी। भाई इस लीवर की कॉस्टिंग है 5,000 से भी ऊपर, मतलब 5,000 के आसपास की कॉस्टिंग है एक लीवर की। खुद सोचो इतना महंगा लीवर कौन लगवाएगा? मतलब यार, आप बहुत से लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि भाई आपने इतनी बड़ी महंगी बाइक तो ले ली, लेकिन आप उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे। आफ्टर मार्केट ब्रांड नाम सोच लो आप, ठीक है, उसका लीवर लगवा लो आप, उसका भी इतने का नहीं होगा भाई। अब बुराइयों की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अच्छाइयों की बात भी बता देता हूँ। भाई अच्छाइयों की बात सबसे पहले ये है कि इस बाइक पे ना बैठने के बाद अलग ही फील आता है। हाँ, लगता है कि कोई आप एक बड़े लेवल की बाइक चला रहे हो, मतलब वो चीज़ फील होती है जब आपके पास अट्रैक्शन, हाँ जी, आपके पास जो नोटिस होता है ना पब्लिक के अंदर रिएक्शन, वो चीज़ काफ़ी इस चीज़ को लुभा देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पावर इसलिए क्योंकि इसमें 312 सीसी का DOSC रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिलता है, जो कि 35 PS की पावर और 28 न्यूटन का टॉर्क देता है। तो उससे जो पावर है ना, पावर में मुझे कोई कमी फील नहीं होती है, A1 पावर मिलती है। और इसके अंदर 5 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं दिखा देता हूँ, तो वो आपने देख भी रखे होंगे, लेकिन वो मोड्स भी मुझे काफ़ी यूजफुल लगते हैं। मतलब ठीक है, अर्बन में चलाओ तो सिटी के अंदर आपका इसमें GTT होता है, एक ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको थ्रॉटल देने की जरूरत नहीं है, आपकी बाइक आराम से चलती रहेगी। मतलब तो वो काफ़ी चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि सिटी में चल रहे हो या फिर अपने लोकल मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ के लिए काफ़ी बेनिफिट जाती है, क्योंकि बहुत सी जो बड़ी बाइकें होती है ना उनको चलाने के लिए दिक्कत होती है ये, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे से अर्बन मोड में लगाओ, चलते रहो। फिर आ जाता है इसका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड अगर आप मतलब रोड पर चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, वहाँ काफी अच्छा इस्तेमाल होता है। फिर आता है इसका ट्रैक मोड में इसकी पूरी पावर एकदम अनलीश हो जाती है और ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच ऑफ हो जाता है उसमें ये एकदम से बिहेव करती है लाइक अ डिमीनिंग मॉन्स्टर। 2 मोड आते हैं इसके फिर लास्ट वाले, रेन मोड और सुपर मोटो मोड। रेन मोड का मुझे कोई यूजफुल इतना लगा नहीं, या मुझे जरूरत नहीं पड़ी भाई उस चीज की। 5वां लास्ट जो मोड है वो है सुपर मोटो मोड। वो ऑफ रोड में ज्यादा काम आता है, जिसमें कि रियर ABS जो है ना स्विच ऑफ हो जाता है, वो चीज है। और चीज अच्छी लगी वो लगा इसका क्रूज कंट्रोल। हाँ जी, क्रूज कंट्रोल का मामला मुझे इतना बढ़िया लगा इसका। आप अगर हाईवे पे जा रहे हो ना तो आप आराम से स्पीड सेट कर दो और चलते रहो। फिर इसमें एक तो ये है कि बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर है, वो भी काफी स्मूथ काम करता है, तो आपको गियर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब गियर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्लच दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप आराम से चलती चलती बाइक में ऐसा लगता है ऑटोमेटिक बाइक चला रहे हो आप, गियर डाउन भी कर लो, गियर अप भी कर लो। सो वो हाईवे पे काफी हेल्पफुल हो जाता है, आपको इतनी ज्यादा थकान नहीं होती है लॉन्ग राइड पर। सो ये चीज काफी अच्छी लगी। बाकी सीटिंग पोस्चर की बात करूं तो सीटिंग जो है राइडर के लिए तो काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक आता है पिलियन के लिए। हाँ जी, पिलियन के लिए सीट बहुत छोटी सी दे रखी है, जिससे बिल्कुल भी मजा नहीं आता भाई। पिलियन को अनकंफर्टेबल ही रहता है राइड में। एक तो इतनी छोटी सी सीट है और उसके बाद ये इतना बड़ा सा ये दे दिए, जो कि बहुत परेशान करता है पिलियन को। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज करा के इसमें कुछ नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन कराऊं पिलियन सीट के लिए, जो कि कंफर्टेबल हो पाए। एक ड्रॉबैक और बता देता हूँ, लगे हाथ मुझे याद आ गया, वो है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। हाँ जी, इसमें है ना 11 लीटर की मात्र फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम हो जाती है बड़ी बाइक के लिए। लेकिन फ्यूल टैंक कैपेसिटी से एक चीज और याद आती है जो इसकी एडवांटेज बन जाती है, वो है इसका माइलेज। हाँ जी,
312 सीसी की बाइक होने के बाद भी ये माइलेज आपको 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर का दे देगी आराम से निकाल कर। तो उसमें तो ये अच्छी एक अच्छा कंपटीशन हो जाता है कि बढ़िया माइलेज आ जाता है। बाकी बात करें एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट बहुत से लोगों को ना बढ़िया नहीं लगता देखने में, लुक में, मतलब ऐसा लगता है बल्कि सा एग्जॉस्ट, मजा नहीं आता। लेकिन इसकी जो साउंड है ना, वो साउंड बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट की साउंड काफी भयंकर है। और बस ये लुक्स में थोड़ा सा बल्कि और हैवी लगता है। अगर ये छोटा सा कॉम्पैक्ट होता है ना, तो इस बाइक के अंदर लुक्स और भी ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं, वो अलग ही बात होती है। एक एडवांटेज और याद आ गई मुझे, वो है इसकी ये रेडिएटर वाली जो चीज दे रखी है ना, पूरी पैकेजिंग जो साइड से, तो इसकी वजह से ना इसमें हीटिंग महसूस नहीं होती है आपको। क्योंकि जो भी सेगमेंट की बाइक आती है ना, उसमें आपको हीटिंग इशू तो होता है, लेकिन RTR 310 के अंदर आपको हीटिंग फील नहीं होगी आपके लेग्स पर या कहीं पर भी। मतलब हीटिंग का नामो निशान नहीं आता इतनी बड़ी बाइक होने के बाद भी। चाहे मैं इसे जून जुलाई की गर्मी में चलाऊं दिल्ली की, या फिर इसे विंटर में चलाऊं, तो कभी भी महसूस नहीं होता है। एडवांटेज में एक और चीज आ जाती है इसके टायर्स। हाँ जी, टायर्स इस बाइक में मिलते हैं आपको, फ्रंट में 110 सेक्शन का मिलता है और रियर में आपको 150 सेक्शन का मिलता है। और टायर मिलते हैं मैटजेलर कंपनी के। सो मैटजेलर कंपनी रोड पायलट 5 मिलते हैं इसके अंदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं टायर। इससे जैसी ग्रिप मैंने अभी तक नहीं देखी, मतलब अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलता है इन टायर्स के अंदर आपको। लगे हाथ बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग में भी कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग का पंच भी अच्छा है, जैसा होना चाहिए वैसा है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स की, तो ये कैसी हैंडलिंग करती है। सो इसके अंदर सबसे पहले आपको ट्रेलिस फ्रेम दिखता है, सब फ्रेम एल्यूमिनियम सब फ्रेम के साथ। तो उसकी वजह से ना इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, जो राइड हैंडलिंग है, कॉर्नरिंग है, वो काफी ज्यादा एजाइल हो जाती है, मतलब, और काफी ज्यादा अच्छे से मनूवर कर सकते हो आप इसे सिटी ट्रैफिक पे भी और कॉर्नर हाईवेज पर भी, रोड्स पर भी। बाकी इसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट बना सकती थी TVS, जिस तरह से अब लेटेस्ट जनरेशन ड्यूक 390 आती है या ड्यूक 250 आती है, उसमें कॉम्पैक्टनेस करी है। लेकिन ये थोड़ी सी टॉल बॉय के स्टांस में लगती है मेरे को, जैसे कार में टॉल बॉय होता है ना, उस तरह से है ये। वो जो है वो जनरेशन थोड़ी आपको कॉम्पैक्ट मिलती है। अब एडवांटेजेस में एक और चीज आ जाती है भाई, इसकी हेडलाइट। यस, इसकी जो हेडलाइट है ना, वो भी वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट के अंदर। मतलब आपको आफ्टर मार्केट कोई अलग से लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका थ्रो इतना अच्छा है, इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप रात में जाओ हाईवेज पर और कहीं पे भी जाओ, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी कोई हेडलाइट की। सो भाई यही था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके पास सारी चीजों के क्वायरी के जितने भी क्वेश्चंस थे आपको लेकर, कि इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं लेने के, क्या इसके नुकसान हैं, क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, वो सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी वीडियो, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।